नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति का 39वां भाग। आज के कथा चित्र का नाम है बालक। चित्र और गीत तथा तीव्र और कोमल, इन दो रचनाओं के दरमियान बालक नामक एक मासिक पत्र ने संवत 1942 में जन्म लिया और उसने साल भर के अंदर दवा दारू के बावजूद दुनिया से कूच कर दिया। बच्चों के लिए एक तस्वीरों वाला मासिक पत्र निकालने के लिए मझली भाभी रानी की बहुत जिद थी। उनकी इच्छा थी कि सुधेंद्र, बलेंद्र आदि अपने घर के बालक इस पत्र में अपनी अपनी रचनाएं छपवाया करें, लेकिन ये जानकर कि केवल उन्हीं की रचनाओं से पत्र नहीं चल सकता, उन्होंने खुद संपादिका बनकर मुझसे भी रचनाएं जुटाने का भार लेने को कहा। बालक के 2-1 अंक निकलने के बाद एक बार 2-4 दिन के लिए मैं राजनारायण बाबू से मिलने देवघर गया था। वहां से वापस आते समय रात को गाड़ी में भीड़ की वजह से अच्छी तरह नींद नहीं आ रही थी और ठीक आंख के सामने बत्ती जल रही थी। सोचा नींद जब आने वाली ही नहीं तो इस मौके पर बालक के लिए कोई कहानी ही सोच लूं। कहानी सोचने की बेकार कोशिश के खिंचाव में कहानी तो आई नहीं, नींद आ गई। सपना देखा, किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बलि के खून का निशान देखकर एक लड़की करुणा से भरकर बहुत बेचैनी के साथ अपने पिता से पूछ रही है, बापू ये क्या? ये तो खून है। बालिका के इस सवाल से पिता का दिल दुखी हो उठा, लेकिन बाहर से वो नाराजगी जाहिर करता हुआ लड़की के सवाल को दबा देने की कोशिश करने लगा। आंख खुलते ही मैंने सोचा कि ये मेरी सपने में मिली कहानी है। मेरी ऐसी सपनों में मिली कहानियां और दूसरी रचनाएं और भी हैं। इस सपने के साथ त्रिपुरा के राजा गोविंद माणिक्य का इतिहास मिलाकर मैं राजर्षि के नाम से प्रति माह बालक में धारावाही कहानी लिखने लगा। वे दिन बेफिक्री के थे। क्या तो मेरी जिंदगी में और क्या मेरे गद्य पद्य में कहीं किसी तरह के विचार ने अपने को गंभीर रूप से जाहिर करना नहीं चाहा। मैं तब मुसाफिरों के साथ शामिल नहीं हुआ था, केवल रास्ते के किनारे के घर में बैठा रहता। रास्ते से तरह तरह के लोग कई कामों से जाते आते रहते थे और मैं उन्हें देखा करता था। वर्षा, शरद, वसंत दूर के मुसाफिर की तरह बिन बुलाए मेरे घर आ आकर दिन बिता जाया करते थे। लेकिन केवल शरद, वर्षा, वसंत से ही मेरा काम चल जाता हो ऐसी बात नहीं। मेरे छोटे से घर में कितने अनोखे अजीब लोग बीच बीच में मिलने आया करते थे, इसकी हद नहीं। जैसे वे बिना लंगर की नाव हों, बिना किसी मतलब के यूं ही बहते रहते हों। उनमें 2-1 ऐसे भी अभागे होते जो बिना कुछ किए धरे छल बल से मुझसे अपनी कमी की पूर्ति कर ले जाते, लेकिन मुझे धोखा देने के लिए किसी चतुराई की जरूरत नहीं थी। तब मेरा दुनियावी बोझ हल्का था और ठगी को मैं ठगी समझता ही न था। मैं ऐसे अनेक पढ़ने वालों को देर तक पढ़ाई का खर्च देता रहा हूँ जिनके लिए उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी और जिनकी पढ़ाई शुरू से आखिर तक कुछ थी ही नहीं। एक बार एक लंबे बाल वाले लड़के ने मुझे अपनी मनगढ़ंत बहन की चिट्ठी लाकर दी। उसमें वो अपने ही समान किसी मनगढ़ंत सौतेली माँ की ज्यादती से बेहाल अपने उस सगे भाई को मेरे हाथ सौंप रही है। उसमें केवल ये भाई ही मनगढ़ंत नहीं था, इस बात का सही सही पता बाद में चला। लेकिन जिस चिड़िया ने उड़ना सीखा ही नहीं, उस पर धूमधाम की तैयारियों के बीच बंदूक का निशाना साधना जैसे फिजूल है, इस बहन का खत भी मेरे लिए वैसा ही बेकार का एक बोझ था। एक बार एक लड़के ने आकर मुझसे कहा कि वो बीए में पढ़ रहा है, लेकिन सिरदर्द की सख्त बीमारी की वजह से इम्तिहान देना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। ये सुनकर मैं बेचैन हो उठा, लेकिन और दूसरी विद्याओं की तरह डॉक्टरी विद्या में मेरी दखलंदाजी नहीं थी, लिहाजा किस तरह उसका हल ढूंढा जाए मेरी कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा, मैंने सपनों में देखा है कि आपकी पत्नी पिछले जन्म में मेरी माँ थी।
उनके पांव धोकर पीने से ही मेरा मर्ज दूर हो जाएगा। और फिर हंसता हुआ कहने लगा, आप शायद इन बातों पर विश्वास नहीं करते। मैंने कहा, मैं विश्वास करूं या ना करूं, तुम्हारा मर्ज अच्छा हो जाना चाहिए। मैंने मामूली पानी को पत्नी के पांव का जल कहकर चला दिया और उसे पीकर बेटे को अद्भुत फल मिला। धीरे धीरे बातों के चक्कर में पानी से वो बड़ी आसानी से खाने पर आ पहुंचा। फिर धीरे धीरे उसने मेरे कमरे के एक हिस्से पर कब्जा जमा लिया और अपने दोस्तों को बुला बुलाकर उन्हें तंबाकू भी पिलाने लगा। मुझे झिझक के साथ उस धुएं भरे कमरे को छोड़ देना पड़ा। धीरे धीरे कई एक बहुत मोटी मोटी बातों से साफ साफ साबित हो गया कि उसको और चाहे जो भी मर्ज हो, कम से कम सिर की बीमारी नाम की भी नहीं थी। इसके बाद पिछले जन्म की औलाद पर खास सबूत के बिना विश्वास करना मेरे लिए मुश्किल हो उठा। बाद में देखा गया कि इस बारे में मेरी प्रसिद्धि काफी फैल गई। फिर एक दिन खत मिला कि मेरी पिछले जन्म की कोई लड़की अपने मर्ज के इलाज के लिए मेरा प्रसाद चाहती है। यहाँ मुझे सख्त होकर लकीर खींचनी पड़ी। एक बेटे को लेकर ही मैं काफी दुख उठा चुका था। अब पिछले जन्म की लड़की का जिम्मा लेना मेरे लिए मुश्किल था। मुझे साफ इनकार कर देना पड़ा। इधर श्रीश चंद्र मजूमदार के साथ मेरी दोस्ती जम चुकी थी। शाम को वो और प्रियनाथ बाबू मेरे उस कोने वाले कमरे में आकर बैठक जमाया करते थे। गीत और साहित्य चर्चा में काफी रात हो जाया करती थी। कभी दिन में भी बैठक जमा करती। असल बात यह है कि आदमी की मैं नाम की चीज जब तक सभी दिशाओं से ठोस और पुख्ता नहीं हो जाती, तब तक उसकी जिंदगी बिना रुकावट के शरद के बादलों की तरह उड़ती चली जाती है। और मेरी तब ऐसी ही हालत थी। दोस्तों, ये था जीवन स्मृति का 39वां भाग। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नई कथा चित्र के साथ। नमस्कार।